हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का नई लाइव स्ट्रीम पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयनन एंथैल्पी, है ना। डी और एफ ब्लॉक के तहत हमारा टॉपिक चल रहा है, मतलब चैप्टर चल रहा है, टॉपिक तो आयनन एंथैल्पी। और ये जो हमारा लेक्चर है, पांचवा लेक्चर है। आई होप सो पांचवा ही लेक्चर होगा। मैंने 6वें नंबर से फाइल डाउनलोड करी थी, पता नहीं पांचवा लेक्चर कैसे है। चेक कर लेंगे, पांचवा या छठवा या वॉट एवर। हम तो पढ़ाने में खोए हुए, हमें नहीं मालूम कौन सा है, तो पता चल ही जाएगा आपको कौन सा है। तो स्टार्ट विद द टॉपिक आयनन एंथैल्पी। कल रिकैप करूंगा आपको फिर से कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। बस 2 मिनट में ब्रीफिंग दे देंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए। कल का जो हमारा टॉपिक हुआ था, हमने मुख्य रूप से जो बात करी थी बेटा, वो बात करी थी परमाणु त्रिज्या की। और परमाणु त्रिज्या के साथ साथ नॉट ओनली परमाणु त्रिज्या को कवर करते समय हमने नाभिकीय आवेश के बारे में बात करी थी। नाभिकीय आवेश, फिर इसी से रिलेटेड हमने परिरक्षण प्रभाव के बारे में भी बात करी थी, कैसे परिरक्षण प्रभाव काम करता है। ये सारी चीजें कल के वीडियो में हो चुकी है, और यदि कल आपने देखा होगा तो फिर से यही सारी चीजें आज के इस वीडियो में भी हमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा, परंतु उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं कक्षकों में, और भरने के बाद में जब इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊर्जा प्राप्त करते तो कैसे उच्च कक्षा स्तरों पर वो प्रवेश करते हैं। सारी बातें आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, आप सभी ने आबाऊ का नियम तो पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर पर रहना पसंद करते हैं, पढ़ा है ना। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस प्रकार से। तो ये वाला क्रम आई होप सभी को याद होगा, है सभी को याद। तो वो क्रम याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और कल वाला वीडियो उससे ज्यादा जरूरी है देखना आप लोगों के लिए। तो आई होप आप सभी देख के आए होंगे। तो टुडे आवर टॉपिक इज आयनन एंथैल्पी। सबसे पहले परिभाषा की बात होगी। आयनन, ओहो सर ने आयनन थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो सर करेक्ट करेंगे। यहां पर गलत लिख दिया है सर ने, तो यहां पर आप लिखेंगे आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी होती क्या है बेटा? आयनन एंथैल्पी, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है। ओहो, ये क्यों रुक गया भाई, फिर से करते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, एक चीज होती है। ओह, उड़ा ही देते हैं, उड़ा ही देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा आयनन एंथैल्पी। क्या रह गया भाई? सब कुछ ठीक है? देख लेना, बता देना कि सर सब कुछ ठीक है। यहां पर देखो, ये हमने लिख दिया आयनन एंथैल्पी। क्या होती है आयनन एंथैल्पी? सबसे पहले इसके बारे में बात होगी। तो परिभाषा, गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, देखो मैंने टेढ़ा तो नहीं कर दिया, आवश्यक। एक मिनट जरा, हाँ सीधा हमें लगा हम सीधा लिख रहे, परंतु ये टेढ़ा हो ही जाता है। किसी गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए
आवेशक, मैं सोचता हूं कि मैं छोटा लिखूंगा, परंतु पता नहीं कैसे ये बड़ा हो जाता है। आवेशक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, आई होप सो आपको याद होगा। आयनन एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, ये एक चीट कोड, मतलब ये एक परिभाषा है। अब चीट कोड तो मैं भी आपके सामने लिखूंगा कि कैसे ये काम करती है। ठीक है, यहां पर नीचे वाली लाइन से आप ये लिखोगे कि डी, यहां पर थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन। यहां पर आप लिखोगे डी ब्लॉक के तत्वों की, सब कुछ सही है ना बच्चा? डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक के तत्वों से कम, परंतु, ये लिखना है आपको थ्योरी में ना, अभी मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अभी तो मैं जस्ट बूस्ट कर रहा हूं अपने आप को। परंतु पी, सॉरी 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 सॉरी, एक वर्ड गलत हो गया यहां पर। से ज्यादा, परंतु पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक के तत्वों से ज्यादा, परंतु पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। अब इसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को विस्तृत रूप से डिटेल पर हम जानेंगे कि क्या कारण है, कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी। तो आधी से ज्यादा चीजें तो बच्चे आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न स्तर पर रहना पसंद करते हैं। निम्न स्तर मतलब नाभिक के पास, नाभिक उन्हें दूर नहीं जाने देता। नाभिक आकर्षण बल भी लगाता है, आप सभी को मालूम है वाली बात, कल ही हमने इस बारे पर डिस्कस किया था। तो आप देखोगे डी ब्लॉक के तत्वों का की आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक के तत्वों से ज्यादा और पी ब्लॉक के तत्वों से कम। एस ब्लॉक से ज्यादा कैसे होगी बच्चा? एस ब्लॉक से ज्यादा इसीलिए होगी क्योंकि उसमें परमाणु की जो कक्षाएं होंगी वो बढ़ते चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन थोड़े भरते चले जाएंगे। और पी ब्लॉक से कम क्यों होगी? तो पी ब्लॉक से कम हम इसीलिए इसे बोल सकते हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आते आते विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है और परमाणु की जो त्रिज्या है वही भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों की ओर जब हम जाते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों की तरफ जब हम जाते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, साथ में परमाणु त्रिज्या में भी कमी होती है। सॉरी, मेरे को छींक आने वाली। ठीक, चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या हमारे पास टेबल है, आप सभी को कल मैंने एक बात बताई थी बच्चे, वो वाली बात ये थी, आप इस ओर जाते हो, आप इस ओर जाते हो तो परमाणु का आकार घटता है, परमाणु का आकार घटता है, और ऊपर से जब नीचे आते हो तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ये वाली बात कल डिस्कस हो गई। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, तो नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है। और नाभिक पर कौन सा आवेश होता है बेटा? धन आवेश होता है। और धन आवेश की खास बात यह है कि अपनी तरफ ऋण आवेश को आकर्षित करता है। धन आवेश जो है वो अपनी ओर ऋण आवेश को आकर्षित करता है, ये वाली बात मालूम होगी आपको।
तो जितना अधिक धन आवेश उतनी उसकी आकर्षण शक्ति, और आकर्षण शक्ति ज्यादा होगी, अर्थात 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 नाभिक से परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। अब नाभिक पर है प्रबल धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर है ऋण आवेश। नाभिक का धन आवेश इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे पड़ा है, रोके पड़ा है। अब आप ये बताओ कि कोई चीज यदि नाभिक के पास है, कोई चीज यदि नाभिक के पास है और उसे आपको बाहर निकालना है, तो ऊर्जा कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगी, क्योंकि नाभिक पर धन आवेश है और वो आकर्षित अपनी ओर किसे खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन को। और आप क्या चाहते हो? आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो। आई होप आप इस एग्जांपल से समझ पाओ, ध्यान से समझोगे। मैं यहां पर उदाहरण लूंगा वन ऑफ द माय फेवरेट तत्व, जो कि होगा स्कैंडियम। परमाणु क्रमांक होता है इसका 21 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए लिख दिया जाता है। आप धीरे धीरे करके सीख ही जाओगे, दी बिल्कुल ही नहीं बनता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहां पर आप लिखेंगे 3d1। ये एक आपका तत्व है जिसका नाम है स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक है 21। और यदि ये आपने समझ लिया बच्चे, तो इसके बाद में ऑक्सीकरण अवस्था अपने आप समझ में आ जाएगी। यदि आपने आयनन एंथैल्पी को क्रैक कर लिया तो अपने आप आपको ऑक्सीकरण संख्या अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या और कैसे ये काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं नाभिक से। तो ये रहा हमारा छोटा सा नाभिक, ये रही नाभिक की पहली कक्षा जिसे हम 1s बोलते हैं, है ना। इसे यहां पर रख दो। फिर हम दूसरी कक्षा बना लेते हैं, ये रही हमारी दूसरी कक्षा। ये रही हमारी तीसरी कक्षा और ये रही हमारी चौथी कक्षा। अब क्या करेंगे? एक के ऊपर एक इन्हें अरेंज कर देंगे। ये लो प्रॉपरली मैंने अरेंज कर दिया और इनके कलर चेंज कर देता हूँ। मार्क्स हटा दो, कलर चेंज कर दो। फिर इसको भी सिलेक्ट कर लिए और इसे भी प्रॉपरली यहाँ पर रख दी। तुम लोगों को गोला सही से बनाना है ना, क्योंकि इस चैप्टर में डायग्राम बुक में बहुत कम बने हुए हैं, सिर्फ टेबल बनी हुई है और टेबल से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने 2-3 दिन से मैं टेबल ही बनवा रहा हूँ तुम लोगों से, तो टेबल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझनी है। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तुम्हारी सहूलियत के लिए और इसका कलर जो है वो प्यारा सा ग्रीन दे देते हैं ना। चलो ये ब्लू कलर दे देते हैं अपन इसको। आई होप आपको दिख रहा होगा और इसका मैं मार्क हटा देता हूँ। डन। ये आपके सामने बहुत प्यारा सा डायग्राम सर ने बनाए हुए हैं। अब इस पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का वितरण समझा देते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को पता है कि एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन को व्हाइट रखेंगे। ये देखो सबसे पहले 1s के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने यहाँ पर इनको व्हाइट कलर से रख दिया। फिर हम वैसे एक एक करके भराते हैं, परंतु अब तुम समझने के लिए मैं कैसे भी भर दे रहा हूँ। ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम बात करेंगे तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है जो हमने व्हाइट सेल्स बनाई हुए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में 4s के इलेक्ट्रॉन है, ये रहे हमारे 4s के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आप सभी देख पा रहे हो। अभी हमने s उपकोष बना दिया, अब हम p उपकोष बना रहे हैं। p उपकोष के इलेक्ट्रॉन जो है वो फिरोजी कलर के रखते हैं। तो 2p में कितने हैं बेटा? 2p में है हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर आगे जाओ, फिर 3s पे जाओ, तीसरी कक्षा में जाओ तो यहां पर 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6वां इलेक्ट्रॉन। फिर 4s में हमने बनाई दिए हैं। अब हम बात करेंगे कहां पर? 3d पर। तो हमारे पास में 3d पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, ये रहा 3d का एक इलेक्ट्रॉन जो कि सर ने रेड कलर से बनाए हुए हैं। तो आप सभी को पता होगा, मैं कलर वाइज तुम्हें बता दूं कि जो हमारा s उपकोष है, उसे हमने रखा है व्हाइट कलर से। s उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन है
वो है व्हाइट कलर से। फिर हमने फिरोजी कलर का लिया हुआ है, तो मैंने इसे बोला है कि ये हल्का सा लाइट ब्लू बोल दो, आप क्या बोल दो, आसमानी कलर, लाइट ब्लू कलर है। और फिर हमने लिया है रेड कलर, तो रेड कलर जो है वो डी उपकोष के लिए, रेड जो है वो डी उपकोष के लिए। मैंने उल्टा लिख दिया, हमने उल्टा लिख दिया है इसे, तो वापस से इसे कर देते हैं कि डी उपकोष के लिए हमने करा है रेड कलर का प्रयोग। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा हुआ है। ठीक है, अब यह था इलेक्ट्रॉन का वितरण। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न कक्षाओं में रहना पसंद करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊर्जा प्राप्त करेगा, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊर्जा प्राप्त करेगा, तो मुझे वापस से यहां पर कुछ बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। ये रहा आपका 4s, ये रहा आपका 3d 1 2 3 4 and 5। फिर 4s के यदि आप आगे जाओगे बच्चा, 4s के यदि आप आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा 4p। तो यहां पर इसके नीचे मैं बहुत प्यार से लिख देता हूं, यहां पर आप लिख दो 4s, यहां पर आप लिख दो 3d और यहां पर आप लिख दो 4p। ठीक है, मंजिल के हिसाब से समझे। यदि मंजिल के हिसाब से समझे तो कुछ इस प्रकार से देखोगे, ये वाली जो मंजिल है ये 3D है। इसके ऊपर यदि जाओगे तो रेड कलर थोड़ा चटकारे मारता है, इसे हटा देता हूं, रेड कलर थोड़ा सा चटकारे मारता है। तो ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, किसका है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का। तो ये आपका डी उपकोष है, ठीक है, 3D है। ये आपका 4s है, फिर ये आपका जो है वो 4p है। इसके आगे और जाएंगे हम, इसके और आगे जाएंगे तो 5s आ जाएगा। इसके और आगे यदि हम जाएंगे, 4p लिखना था मुझे, मैंने 4d लिख दिया। इसके आगे हम जाएंगे तो 5s आ जाएगा, फिर 4d आ जाएगा। तो यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बच्चा, यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए और यहां पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब आयनन एंथैल्पी की परिभाषा के अनुसार किसी भी तत्व से यदि इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सबसे पहले उसकी अवस्था हमें कैसी करनी पड़ेगी, गैसीय करनी पड़ेगी, क्योंकि ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन तो निकाले ही नहीं जा सकते ना। तो गैसीय अवस्था में किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। परंतु जब हम ऊर्जा देंगे इस परमाणु को, जब हम इस परमाणु को ऊर्जा देंगे, तो फटाफट से जरा कमेंट करके बताओ कि कौन से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये जो आपको ये वाली कक्षा दिख रही है ये है चौथी कक्षा। इसके बाद में जो व्हाइट कलर से आपको दिख रही है ये है तीसरी कक्षा। इसके बाद में जो येलो कलर से आपको दिख रही है दूसरी कक्षा है। और ये जो ये वाले कलर से दिख रही है आपकी पहली कक्षा है। और ये आपका जो है ये है नाभिक, ये क्या है, नाभिक। तो मुझे बताओ पहली कक्षा, चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा रिसीव करेंगे, तीसरी की करेंगे, दूसरी की करेंगे या पहली के करेंगे। अच्छा, ऐसे भी समझ में नहीं आया, ऐसे भी समझ में नहीं आया, तो दूसरे तरह से समझते हैं कि मैं अब बड़ा ही देसी तरह का उदाहरण लेने वाला हूं। आई होप आप लोग रिलेट कर पाए कि ये चौथी मंजिल है, यहां पर आपने कपड़े डाले हुए सूखने के लिए, कपड़े यानी कि इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही समझो। देसी भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूं, आई एम सॉरी, परंतु तुम्हें समझ में आना चाहिए। और कुछ कपड़े यहां पर भी डले हुए हैं, कुछ यहां पर भी डले हुए हैं। तो हमारे केस में यहां पर 4p पे कुछ नहीं है, खाली है। यहां पर 4s पे 2 जोड़ी है, ओहो यहां से मिट गया क्या, से यहां पर 2 है और यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो 1 है। कितने है बच्चा, 1 है। अब जब तूफान आएगा तो 4p तो खाली, कुछ उड़ेंगे नहीं। तेजी से तूफान आया तो ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को उठा के ले जाएगा। कहां के ले जाएगा, 4s के इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा। और ले जा भी लिया, मान लो ले जा लिया, बाहर हो गया, परंतु सही बात है बाहर हो गया। या फिर मान लो तूफान थोड़ा कम था, या तुम लोग तीसरी मंजिल पे, तो तुम्हें खाना आना देंगे और बोलेंगे चौथी मंजिल पे चले जाओ। खाना का मतलब हो गया ऊर्जा।
तो चौथी मंजिल से आप चौथी मंजिल के दूसरे ही ब्लॉक यानी कि पी ब्लॉक पर चले जाओगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेंगे बेटा, तो वो डायरेक्ट उच्च कक्षाओं में जाएंगे, अर्थात वो कहां जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे। पहले यह अवस्था थी। दूसरी स्थिति में मैं ये मानता हूं कि अब इलेक्ट्रॉन जो यहां पर उपस्थित थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले अब कहां जाएगा, वो जाएगा 4p में। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, हेलो बेटा, आपने क्या किया, आपने ऊर्जा का मान और बढ़ाया, आपने ऊर्जा का मान और अधिक बढ़ा दिया। अब इस स्थिति पे ध्यान से देखोगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां पर था, जो 4s का इलेक्ट्रॉन यहां पर था, 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने क्या किया, ऊर्जा का मान बढ़ाया, तो ये इलेक्ट्रॉन s उपकोष को त्याग कर कहां चला गया, 4p में चला गया। अब आपने और ऊर्जा बढ़ाई, आपने क्या किया, और ऊर्जा बढ़ाई, और ऊर्जा का मान इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अभी जो p वाला इलेक्ट्रॉन है ये 3D कक्षा से, सॉरी 4p कक्षा से बाहर ही हो गया, अर्थात परमाणु से बाहर ही निकल गया। क्या निकल गया बेटा, बाहर ही निकल गया। और इसीलिए p कक्षा, देखो यहां पर ये पहले s पे था, अब कहां पे आया, p कक्षा पे आया। इसीलिए पहली आयनन एंथैल्पी आपने ये देखा होगा कि फर्स्ट आयनन एंथैल्पी अर्थात IE1 का जो मान होता है, IE1 का जो मान होता है वो थोड़ा सा कम होगा। इसके बाद में फिर आप और ऊर्जा का मान बढ़ाओगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा, परंतु पहले इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहां पर आएगा। तो ये वाला तो चला गया बाहर, फिर ये वाला आएगा, ये भी बाहर जाएगा, फिर ये वाला जाएगा तो ये भी बाहर चला जाएगा। जब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो आप इसे बोल दोगे IE2, और तीसरा वाला भी चला जाएगा तो आप इसे बोल दोगे IE3। तो इस प्रकार से प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी, इन तीनों का मान अलग अलग होता है, अलग अलग परमाणु के लिए। हाँ बेटा, मैंने देख लिया रुचि, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। 4s का इलेक्ट्रॉन 3D पे नहीं जाएगा, कहां जाएगा, 4p में जाएगा, ठीक बात। इस प्रकार से आप इसे समझोगे। अब आगे ये वाला नहीं मिटा रहा हूं मैं, अब आप लोगों को कुछ और फैक्ट लिखवाने, आपको कुछ और फैक्ट देखो यदि कुछ रह गया है क्या, कुछ और तो नहीं रह गया है, चलो बढ़िया। परमाणु का आकार, अब देखो जैसे जो मैंने आपको बताया, क्या हमारे पास में टेबल है, हाँ हमारे पास में टेबल है। जैसे कि यहां पर डेल्टा IH यानी कि प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, ये जो यहां पर लिखा है ये स्कैंडियम के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्कैंडियम के लिए लिखा है। तो जब हमने प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान देखा था, अर्थात हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था, ये एनसीईआरटी का है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना था, तो हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 631 किलो जूल प्रति मोल। कितनी, 631 किलो जूल प्रति मोल। फिर जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था तो हमें इतनी की आवश्यकता होगी, और जब हम डी उपकोष का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो हमें सबसे ज्यादा और अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक बात ध्यान रखना, आपबाउ के नियम के अनुसार क्रम कुछ इस प्रकार से फॉलो होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन भराए जाएंगे। मैंने पहले आपको समझाया था, कहीं समझाया कि नहीं, हाँ ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, परंतु जब निकलने की बारी आएगी हमेशा तो पहले 4s से निकलेगा, 4s का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा रिसीव करेगा, p पे जाएगा, आप ऊर्जा का मान और बढ़ाओगे तो p से बाहर निकलेगा पहले, फिर s से निकलेगा और फिर बाद में d से निकलेगा। अब ऐसा क्यों होगा बेटा कि 4s का इलेक्ट्रॉन पहले बाहर क्यों निकला, तो यहां पर द रीजन इज चलो यहीं पर सारी चीजें नहीं समझाते कि ये है नाभिक, और ये नाभिक से जितनी दूर इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक, और अंडा बन गया, अंडा ना बना, शेप बना देते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। ये लो, ज्यादा ही बड़ा हो गया, चलो छोटा कर देते हैं उसको। ये देखो, नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितनी दूर होगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितनी
दूर होगा उसे निकालने के लिए उतनी कम ऊर्जा लगेगी। ठीक है, कैसे? नाभिक पर आप सभी को पता है प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यहां आपका इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो आप सभी को मालूम है कि नाभिकीय आवेश, ये शुरू में ही लिखवा दिया मैंने, नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता है, नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे 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 आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। वैसे वैसे आयनन, ओहो, आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है, का मान भी बढ़ता है। सर आप बोलेंगे क्यों, वाई, ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पॉजिटिव चार्ज है, जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी अर्थात नाभिक परमाणु में धन आवेश की वृद्धि होगी, और धन आवेश क्या करेंगे, बाहरी कक्षा में ऑर्बिट कर रहे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जिससे परमाणु का आकार छोटा होगा। परमाणु का आकार छोटा होगा अर्थात ये जो दूरी है ये कम हो गई। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचे पड़ा है, अपनी ओर आकर्षित करा हुआ है, अपनी ओर बिल्कुल खींच ही लिया है। बताओ, अब प्रोटॉन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को कि तुम छोड़ के मत जाओ, और तुम बोल रहे हो कि मुझे बाहर ही निकालना है ना? ये बोल रहा है कि कहां जा रहे हो, तुम बोल रहे हो चलो हमारे साथ। तो भाई साहब इसको लगेगी पार्टी, और पार्टी सी छोटी मोटी नहीं लगेगी, इसको लगेगी बड़ी वाली पार्टी। ठीक है, बड़ी ज्यादा ऊर्जा, बड़ी पार्टी से मेरा तात्पर्य यहां पर है ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जितने अधिक परमाणु होंगे परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, परंतु आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा होंगे तो निकालने के लिए भी ज्यादा ऊर्जा लगेगी। एक दो इलेक्ट्रॉन यदि है, एक दो इलेक्ट्रॉन है तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे और ऊर्जा का मान शुरू में कम होगा। आपको यह भी बताया गया था शुरू में कि ऐसे जाने पर, इस ओर जाने पर, इस ओर जाने पर परमाणु का आकार जो है वो घटता है। तो यहां वाले जो तत्व होंगे ना, इधर साइड वाले, ये वाले जो तत्व हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी आप यदि देखोगे दूर से, तो इन दूर से क्या पास से भी देखोगे, तो आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो हमेशा ज्यादा ही निकलेगा अपेक्षाकृत इनकी तुलना में। इनकी तुलना में आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। और ये वाली बात मैं नहीं कह रहा, ये वाली बात आपको जो टेबल दी गई है बुक में वही भी कह रही है। यहां पर आयनन एंथैल्पी का मान देखो और यहां पर आयनन एंथैल्पी का मान देखो। ठीक है, पहले वाली प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान 631 है, तो दूसरी आयनन एंथैल्पी का मान उसका दुगुना, और उसके नीचे दिया होगे तो इसका भी दुगना तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान होता है। अर्थात यदि आपको किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नॉर्मल ऊर्जा, कम ऊर्जा, परंतु जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जाओगे तो यहां पर ऊर्जा का मान दुगना हो जाएगा। और जब आप तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओगे तो टेबल आपको बोल रही है कि भाई साहब पहले के मुकाबले अब 4 गुना बात हो चुकी है। देख लो, 4 गुना बात हो चुकी है, और ऑलमोस्ट सभी पर यह रूल अप्लाई हो सकता है। जैसे यहां पर 700 था, 7 दूनी 14 होते हैं, 100 ज्यादा 1500 हो गया, इधर 15 दूनी 30 हो गया, मतलब इसके मुकाबले जो है 7 चौ 28 होता है और ज्यादा बढ़ गया। तो 4 से 5 गुना जो है वो रेशो बढ़ जाता है आयनन एंथैल्पी का मान। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कम, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा, और 3 इलेक्ट्रॉन के लिए और अधिक हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई होप आप सभी को यह वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे मैंने आपको समझा दिए। आज क्यों बच्चे मुझे देख नहीं रहे, क्या कहानी है? कोई है कि चले गए, गुड मॉर्निंग हेलो बोल के चले गए? इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों को सीखनी ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलो, जो लोग आए सभी के लिए अच्छा है। वैसे भी लाइव स्ट्रीम अभी तो मैं लाइव देख रही हूँ, कुछ दिन के बाद में जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म होगी, अनलिस्टेड हो जाएगी, फिर ढूंढते रहना कि सर ने क्या पढ़ाया था कल। तो अभी पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है। अभी फ्री है, अभी फ्री नहीं है, मतलब अभी चला रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग चला रहे हैं। तो एस ब्लॉक से अधिक, पी ब्लॉक से कम, बाएं से दाएं जाने पर वृद्धि होती है आयनन एंथैल्पी की, ये बात सही है। अनियमितता, अब यदि ध्यान से देखोगे तो बस क्रोमियम के बारे में बात कर ले।
तो ये टेबल आपके सामने है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। ठीक है, तो यहां पर ये कहा गया है कि क्रोमियम के लिए ये मान थोड़ा सा बड़ा है, दुगना से ज्यादा हो चुका है। देखो 6 दूनी 12 होता है, यहाँ 1500 हो गया। और यहां पर ये वाला मान तीसरे के लिए दुगने से थोड़ा 4 गुने से थोड़ा सा कम है। परंतु यदि हीरो देखोगे इसमें, तो Zn जो है वो हीरो बना हुआ है, पहले के लिए ही सबसे ज्यादा। स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी Zn में कि यदि आप Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाओ तो अपन यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिख के देखते हैं। Zn तीस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अर्थात ये रहा आपका 4s, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। फिर आप इधर आगे आए, यहां पर आपके 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 10 के 10 इलेक्ट्रॉन। 2 यहां भरो, 2 यहां भरो, 2 यहां भरो, 2 यहां भरो और 2 यहां भरो। इसके बाद में आपका आएगा 4p, इसके बाद में आपका आएगा यहां पर 4p। तो सबसे पहली स्टेज पे आप यदि ऊर्जा दोगे तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम सहेंगे इसे, और हम जब सहेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा यहां पर। ठीक बात। यहां पर जब जाएगा तो आप ऊर्जा और बढ़ाओगे, जब आप ऊर्जा और बढ़ाओगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से हो जाएगा कल्टी बाहर। तो इसको निकालने के लिए जो ऊर्जा का मान होगा वो होगा 906। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, आप ऊर्जा का मान और बढ़ाओगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, यहां पर आएगा, फिर से भराएगा। फिर अब ऊर्जा का मान आपको दुगना करना पड़ेगा। ये हो गई दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन, यहां पर के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? 3p से 4s पे जाएंगे पहले, और फिर यहां से यहां और फिर बाहर। तो यहां पर ऊर्जा का मान जो है वो आप देखो 3837 के आसपास हो चुकी है। तो ये थी आयनन एंथैल्पी, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। कल का हमारा टॉपिक इसी से रिलेट करता हुआ होगा, और वो होगा ऑक्सीकरण संख्या। वो क्या होगा बच्चा? ऑक्सीकरण संख्या। यही सेम सारी चीजें आयनन एंथैल्पी के बाद में ऑक्सीकरण संख्या इसीलिए रखा गया है, ऑक्सीकरण संख्या इसीलिए रखा गया है कि ध्यान से देखोगे जब आप आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ाओगे ना, तो ये एकदम से तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। अब जो स्थिति होगी, आप ऊर्जा का मान यदि बढ़ाओगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। इसीलिए स्केडियम जो है वो डायरेक्ट +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। ठीक है, डायरेक्ट कितने इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं उसके? 3। तो +3 ऑक्सीकरण संख्या ये दिखाएगा। ये वाली बात होगी कल। आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूं। कल फिर से आप सभी से मुलाकात होगी नए वाले टॉपिक के साथ में। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे कहां पर? ड्राइव पे। प्रीमियम बैच वाले बच्चों को ड्राइव पर मिल जाएंगे, और जिन्हें अलग से परचेस करना है वो जो नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट कर लो। आप सभी को नोट्स उस पर अवेलेबल हो जाएंगे। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था ये, छोटा नहीं था, बड़ा था। मैंने शॉर्ट में तुम्हें समझाने की इसे कोशिश करी। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों की बात हम एफ ब्लॉक वाले उस पे करेंगे। इन टेबल्स का जो मान है वो आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मैंने बुक से ही उठाया था ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना। शुक्रिया, बहुत जल्दी मुलाकात होगी, यानी कि कल नहीं, मंडे को मुलाकात होगी। कल तो छुट्टी होती है, मंडे को फिर से आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, जो कि होगी ऑक्सीकरण संख्या। देखेंगे कैसे ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं हमारे डी और डी ब्लॉक के तत्व, है ना। एफ ब्लॉक पे नहीं जाते हैं अभी, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक हमारा टॉपिक चल रहा है, तो डी ब्लॉक के तत्व हम मंडे को ऑक्सीकरण संख्या के साथ में कवर करेंगे। धीरे धीरे करके पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, बस रोज आया हो लाइव क्लास में। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका लाइव क्लास में। राधे राधे।